काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको। प्रभु श्री राम है, आपने उनके लिए गाना बना दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए आप, यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस हैसियत में है कि वो राम को ला सकता है? नहीं, भगवान श्री राम हम सबको लेके आए हैं। भगवान इंसान को लेके आता है, कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या? अयोध्या हारे आप। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। 1925 की संस्थाएं, 100 साल हो गए, 100 साल पुरानी संस्थाएं, वहां से निकले आप। 100 साल हो गया लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों का, अभी बच्चों की तरह खेल रहे हैं। भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी, ये गारंटी है आपकी। चंदा दो धंधा लो स्कीम मत चलाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका पर्दाफाश हो चुका है। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए गए, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं माने, कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो। भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पर बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चुनाव के अंदर हमने देखा विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डाला गया। ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया। और मुद्दा क्या बनाया? तथाकथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया? शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी कोर्ट ने जमानत दी महोदया। ईडी कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल निर्दोष है महोदया। ये रिश्वतखोर लोग हैं, ये रिश्वतखोर है, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों को बोलने की हैसियत नहीं होनी चाहिए महोदया। ये भ्रष्टाचारी है, ये बेईमान है, इन्होंने शराब घोटाला किया है, 60 करोड़ की रिश्वत खाई है। मेरी इन लोगों से सहानुभूति है। सुनिए, आप सुनिए। सहानुभूति रखता हूँ इन लोगों से। सुनिए, कृपया सुनिए। रिश्वतखोर लोग हैं सर महोदया, ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये रिश्वतखोर है, ये डाकू गब्बर सिंह है, ये डाकू गब्बर सिंह है महोदया, डाकू गब्बर सिंह। आप अभी बैठिए। सोचते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे। ये होने वाला नहीं है, ये कतई होने वाला नहीं है। याद रखना, इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर देंगे आप तो आपके सामने झुकने वाले नहीं है। आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। आप डालिए, उत्पीड़न कीजिए जितना करना चाहते हैं आप कीजिए उत्पीड़न। 6 महीने जेल में रखा आपने सोचा आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे? इस मां भारती ने बहुत सारे बेटे ऐसे पैदा किए हैं जो आपके सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे, आपसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखिएगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दुर्भावना की राजनीति बंद कीजिए। अगर आपको भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, भारत के संविधान को मजबूत बनाना है, तो सत्ता पक्ष का भी महत्व है, प्रतिपक्ष का भी महत्व है। प्रतिपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को खत्म करके, नेताओं को जेल में डालकर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। और पता नहीं कौन आपको सलाह देता है, किस गलतफहमी में आप लोग रहते हैं। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं और इधर जो बैठे हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, उस पार्टी का सत्यानाश होगा। अपने नेताओं को बता देना। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। गाय चंद लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर।
ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, लेकिन तेरी रहबरी पर सवाल है, आपकी रहबरी पर, आपके नेतृत्व पर सवाल है, और ये सवाल बार बार पूछा जाएगा। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस भारत के मामले में सीज फायर का डिक्लेरेशन भारत की धरती से नहीं होता, अमेरिका की धरती से होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देता है सीज फायर हो गया दोनों देश में। हो जाएगा। हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, हमारी सेनाएं मैदान में हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है सीज फायर हो गया। क्या लिख रहा है वो अमेरिका का राष्ट्रपति? आफ्टर ए लॉन्ग नाइट of talks mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for attention to this matter. फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ये सेक्रेटरी, यूनाइटेड स्टेट का सेक्रेटरी जो है रूबियो, वो कह रहा है 10 मई को कि पिछले 48 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ से, वहां के एडवाइजर आसिम मलिक से हम लोग बातचीत कर रहे थे। आसिम मलिक कौन है सर? आसिम मलिक कौन है? आसिम मलिक है आईएसआई का चीफ, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का संरक्षक है। भारत की सरकार उससे बातचीत कर रही थी जब सेना लड़ रही थी। 8 मई को जब सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे आईएसआई से। हमारी सेना लड़ रही थी, आप आईएसआई से बात कर रहे थे, एक मिनट, आप शरीफ से बात कर रहे थे, क्या आप पॉइंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर से है? बात कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सभापति महोदय, हाँ बाबू, एक आई एम नॉट इंडियन सर, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है, रूल सर, रूल आपके माध्यम से माननीय संजय सिंह जी को सर, नॉट निवेदन इंडियन सर। करता हूं, एक बार वो ट्वीट को जिसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे वो थे, करी मैंने उनको, वो वापस पढ़ें और पढ़ करके हिंदी में, या तो मैं तो गांव का आदमी हूं, अंग्रेजी समझता नहीं, समझा दें कि इसमें कहां इंटरप्रिटेशन है कि भारत सरकार बात कर रही थी उससे। वहीं से पढ़ देता हूं, अपनी कन्वीनियंस मैं फिर से क्यों कर रहे हैं साहब? फिर से पढ़ देता हूं सर। मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं, भाई मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ये 10 मई का ट्वीट है, मैं मंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए फिर से पढ़ रहा हूं। देखिए नियमों में, ओवर द पास्ट 48 संजय आवर्स, सिंह जी सुनिए, नियमों में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी भी विदेशी राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, किसी मंत्री का हम उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन यहाँ किसका उल्लेख नहीं हुआ सर? लेकिन मैंने आपको, एक मिनट से, आप चेयरमैन की रूलिंग है, सब सारी चीजों पे हम बोल सकते हैं मेरी सर, बात तो सुनिए, और हम क्रिटिसाइज तो पहले कर नहीं मेरी रहे, बात सुन लीजिए प्लीज। हमें जानकारी दे रहे हैं सदन को। मैंने आपको कह दिया कि आप ऑथेंटिकेट करके इसको दे दीजिए। नहीं, वो हिंदी में चाह रहे हैं सर, चलिए, वो हिंदी में चाह रहे हैं, और मैं पढ़ दे रहा हूं सर इसको। आप अंग्रेजी में दे दो। हाँ, नहीं हिंदी में ही चाह रहा हूं, हिंदी में। ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में उपराष्ट्रपति वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। तो इसमें प्रधानमंत्री मैं और सुन तो, अरे सुनिए तो भाई, नाम सुनिए सर, नाम सुनिए। ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोभाल एंड आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है, आसिम मलिक आईएसआई का प्रमुख है। आपकी सरकार आसिम मलिक से कैसे बात कर रही थी? जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, आप उनसे बात करते हैं? और
वाइस प्रेसिडेंट बेंस ने की है, और फिर तो मोदी जी ने बात की, डिस्टर्ब या करेंगे, डोवाल ठीक साहब बात ने नहीं। बात की, ये सर, तो ये कहाँ ठीक आ गया? बात नहीं है। जबरदस्ती सर, झूठा ऐसे डिस्टर्ब दोषारोपण करेंगे, करना ठीक नहीं है, चाहते हैं, सर। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। सर ये झूठा शब्द बोल रहे हैं, इनको झूठा आप नहीं शब्द रोक तो रहे। नहीं आएगा। इनको आप नहीं आगे रोक बढ़िए, रहे। आगे हाँ, बढ़िए। सर इसके बारे में मैंने व्यवस्था दे चुका। सर मान्यवर 10 मई जरा को मदन जी कृपया बैठ जाए। 10 मई को यह सीज फायर की डिक्लेरेशन होती है। 5 जून को कृपया अरे बैठ सुन जाए। लीजिए यार सर, मैंने जजमेंट इसमें दे दिया व्यवस्था। कृपया बैठ जाए। 5 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की एंटी टेररिस्ट कमेटी जो है उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। हम जानते हैं इसमें अमेरिका की ही चलती है, अमेरिका के कहने पे बनाया। पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? वो बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी मान्यवर, वो भी तो कह रही थी आतंकवादियों के सामने कि मत मारो मेरे पति को, मत मारो, लेकिन मारा उन्होंने। आप कह रहे पाकिस्तान का डीजीएमओ बात कर गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कह दिया कि अब हम आगे कोई घटना नहीं करेंगे। आप मान गए उनकी बात? जिन्होंने संसद पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने मुंबई के ताज पे हमला किया, जिन्होंने अक्षरधाम पे हमला किया, जिन्होंने पहलगाम किया, जिन्होंने उड़ी किया, आप उनकी बात मान गए? पुलवामा किया, और पुलवामा मान्यवर आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। मान्यवर 19 जून को अमेरिका ट्रंप के लिए प्रचार करने मैं नहीं गया था मान्यवर, ट्रंप के लिए प्रचार करने महामानव गए थे, मैं नहीं गया था। अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने नारा दिया था मान्यवर। और ये 19 जून को क्या किया? उस ट्रंप ने 19 जून को क्या किया? 19 जून को उसने आसिम मुनीर को बुलाया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसको बुलाया सेना का, और उसको बुला के बंद कमरे में लंच कराया। लंच कराने के बाद नहारी खिलाया, हो सकता है नहारी खिलाया हो। और लंच कराने के बाद जब दोनों लोग निकले तो उस लंच में पता चला कि वो आसिम मलिक भी था, आईएसआई का प्रमुख जो था सर, वो भी था बातचीत में। जो इंडिया के अंदर जो आईएसआई आतंकवाद की घटनाएं देता है, जब को अंजाम देता है, वो भी था। तो जब उससे पूछा गया ट्रंप से व्हाट ही वांटेड टू अचीव फ्रॉम मीटिंग मिस्टर मुनीर, द यूएस प्रेसिडेंट सेड, वेल आई स्टॉप द वॉर, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ये ट्रंप बोल रहा है। मोदी का दोस्त, सर बार बार आप ही आ जा रहे हैं, मना कर दीजिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बार बार आप ही आ रहे हैं। आई लव पाकिस्तान, ऐसे स्ट्रेटेजिक खेल मत खेलिए सर। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप। वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है, और आप कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। आप कह रहे हैं 14 फरवरी को जाके, 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी गए थे, मागा प्लस मीगा बिकम्स मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। आप कह रहे हैं मोदी जी 14 फरवरी को गए थे। 14 फरवरी 2025 को जब आप गए थे तो 7 फरवरी को वही अमेरिका
हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था सर। और आपने आपत्ति नहीं की, आप कह रहे हैं मेगा मीगा मागा, वहां कर रहे हैं मेगा मीगा मागा, मेगा मीगा मागा, और वो अमेरिका आपके साथ ऐसे विश्वासघात कर रहा है। अभी उसके बाद ये तो आई लव पाकिस्तान बोला, फिर उसके बाद डिप्टी पीएम पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री गया 25 जुलाई को, उसने यूएस सेक्रेटरी से मुलाकात की, इस रूबियो से, मार्को रूबियो से, और उसके बाद ये लास्ट की लाइन खाली पढ़ रहा हूं, आई ऑल्सो थैंक्ड हिम फॉर पाकिस्तान पार्टनरशिप इन काउंटरिंग टेररिज्म एंड प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी। ये धन्यवाद कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है अमेरिका का मार्को रूबियो सेक्रेटरी कह रहा है कि पाकिस्तान को हम धन्यवाद देते हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, खुलूस मतलब होता है मोहब्बत। प्रधानमंत्री जी के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो फिदा है उनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर, तो प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप के लिए लाइन है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। ये फरेब पे फरेब, फरेब पे फरेब, धोखे पे धोखा, ये लगातार हो रहा है। मान्यवर, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सरकार ने कहा हम अपने वीर जवानों के लिए ताली बजाएं, हमने ताली बजाया, हम उनका नमन करें, हमने नमन किया। आपने क्या किया? भारत के सेना की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आपका बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश का मंत्री कहता है वो आतंकवादियों की बहन है। और यही नहीं मान्यवर, बात यहां तक नहीं रुकती। कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा आतंकवादी की बहन है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी, उनकी बेटी के लिए सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा आपत्तिजनक बातें लिखी गई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और विदेश सचिव को अपना ट्विटर का अकाउंट लॉक करना पड़ा। अब अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते, अब अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते। और इतना ही नहीं मान्यवर, इतना ही नहीं मान्यवर, जो हिमांशु नरवाल जी की विधवा थी, बेवा पत्नी, उसने सिर्फ इतना कहा कि आतंकवाद को आतंकवाद के तरीके से निपटिए, लेकिन देश में अमन और शांति रखिए, कोई आपस में इसको लेकर सांप्रदायिक दंगे फसाद लड़ाई झगड़े ना हो। इसमें कौन सी गलत बात कह दी? आप तो खाली ताक में रहते हैं हर मौके का फायदा उठाने के लिए। पहलगाम की घटना हुई मान्यवर, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बीजेपी के, मना कर देंगे। उन्होंने क्या पहला ट्वीट क्या आया? धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं। और जो कथावाचक मारे जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां तो जाति पूछ के मार रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं, मंदिरों में घुसने नहीं दे रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं। ये भी तो हो रहा है इस देश के अंदर। इसलिए आप विषय पर बोलिए। माननीय सदस्य बोल रहा हूं सर, नहीं विषय नहीं, ये सर, विषय नहीं है ना, ये विषय है सर, ये विषय नहीं है। हाँ, आप विषय पर बोलिए सर, विषय यही है। नरवाल और आप एक बात मैं कह सकता हूं सर, विदेश सचिव का नाम नहीं लिखे, मंत्रालय का नाम लिखे। ये काहे के लिए? ये है सर, हम ऑफिसर्स अच्छा चलिए ठीक, जो आपको ठीक लगे सर, जैसे आपने ऑफिसर्स का नाम सर, नहीं ले सकते। नो, चलिए सर, नो सर, वैसे मैं एक बात कह सकता हूं और सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए सर, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। आप गोदी मीडिया से अपनी चाटुकारिता दिन रात करवाना चाहते हैं, करवाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, वो लोग करेंगे ही। लेकिन जब युद्ध का समय है, लड़ाई का वक्त है, इतने गंभीर समय में है, ऐसे समय में आप ऐसे समय में
झूठी खबरें वहां पे चलवा रहे हैं, झूठी खबरें चलवा रहे हैं। लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, यहां कराची में कब्जा हो गया, रावलपिंडी में कब्जा हो गया। अरे भाई, ऐसे वक्त में हमारी सेनाएं लड़ रही होती हैं, उनको सही जानकारी सारी चीजों की होती है, परिस्थितियों का। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। कौन कहां लड़ रहा है, किस पोजीशन पे है, आप दुनिया भर की जो भी मन हो रहा खबरें चलाए जा रहे हैं मीडिया पे, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात, यहां पे चाइना की भी बात हुई। चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, पूरी तरीके से मिसाइल दिया, लड़ाई में हर तरीके से उनका साथ दिया, हर तरीके से पाकिस्तान का साथ देने का काम चीन ने किया, हर तरीके से पाकिस्तान का साथ देने का काम अमेरिका ने किया। और आप क्या कर रहे हैं चीन के साथ? मैंने कल देखा, मैंने सोचा मान्यवर कि चलिए इसी को देखते हैं। गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद हमने चीन से अपने कैसे रिश्ते किए, आपने क्या किया, यह पूरे देश को जानना चाहिए और खास तौर से आपके समर्थकों को। 2020 के घटना के बाद गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद आपने 4,83,033 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। 2021-22 में आपने 7,10,148 करोड़ रुपए का व्यापार चीन से किया, आयात चीन से किया। 2022-23 में 8,03,533 करोड़ का आयात चीन से किया। 2023-24 में 8,38,442 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। 2024-25 में 9,41,718 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। आप चीन को लाखों करोड़, 37 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में आपने 37 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन से भारत में आयात किया। आप चीन को रुपया पे रुपया लाखों करोड़ कमा रहे हैं। माननीय सदस्य, आप हर एक चीज में रोकेंगे सर, इसमें मैं तो ये आंकड़ा बिल्कुल ये रिलेवेंट नहीं है। आप ये बोलिए। रिलेवेंट है, मैं बता रहा हूं सर मैं बता रहा हूं सर, इसको लीजिए आप सर। ये एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग, ये एम्बेसी ऑफ इंडिया भारत की एम्बेसी का ये डाटा है और वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, ये वहां से मिला डाटा। ये 37 लाख करोड़ रुपए का आपने उनको व्यापार दिया, उनसे वहां से सामान आयात कर रहे हैं। आप चीन को लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दे रहे हैं और चीन पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है। ये आपका समझौता है, ये आपका समझौता है। आप उस चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं और ये हमारे साथ चीन कर रहा है, ये हमारे साथ चीन कर रहा है। ये इस देश को जानना जरूरी है। पाकिस्तान को कर्जा मिलता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और ये कर्जा मिलता है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उनका सैंक्शन हो चुका है, मिल जाएगा। और काफी विरोध भी किया सरकार ने, लेकिन माने नहीं वो लोग, माने नहीं। लड़ाई के समय में उनका कर्जा सैंक्शन हो रहा है और वो पैसा कहां लगेगा? आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकवाद को फैलाने में। और अंत में बस मैं सिर्फ एक रिपोर्ट पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा। हिंदुस्तान में आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है, सोर्स पहले ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2802 लोकसभा, दिनांक 18 मार्च 2025। भारत की सरकार का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया गृह मंत्रालय से कि हिंदुस्तान में कितने ड्रग्स पिछले 5 साल में पकड़े गए। इसका तो क्या संबंध है इस चर्चा से? सर अब आप इसको भी नहीं मानेंगे, सर अब आप इसको भी नहीं मानेंगे। इस चर्चा से मतलब ये जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है इसको भी आप मानेंगे नहीं? डॉक्यूमेंट का नहीं है, जिस विषय पर तो मुझे आप कंटिन्यू कर चर्चा, मैं समझा रहा हूं सर, संबंध नहीं है। सर ये ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में लग रहा है, ये ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है, ये तो सुन लीजिए, सरकार कह रही है सर, मैं नहीं कह रहा हूं। पूरी बात ही आप नहीं सुनते सर। पूछा गया पिछले 5 साल में कहां कहां कितना मिला, तो बताया कि एक अडानी का पोर्ट है मुंड्रा में, वहां 260 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। फिर बताया
अडानी का पोर्ट, ये तारीख है 26 मई 2022। फिर एक अडानी के पोर्ट पे ही 11/7 बता रहा हूं संबंध भैया, अगर नहीं संबंध बताऊंगा तो मुझे मेरी राज्यसभा से सदस्यता खत्म कर देना, मैं कह रहा हूं। आप इधर ही करो जी, उधर किस लिए कर रहे हो? हाँ, तो ऐसे टिक्का टिप्पणी ना करें। अडानी पोर्ट पर हीरोइन पकड़ी गई 150 करोड़ रुपए। तो अडानी ने पकड़ा ही ना। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन ले, काहे अडानी का नाम सुन के काहे ऐसे विचलित हो जाते हैं सब लोग? अडानी का नाम सुन के क्यों ऐसे विचलित हो जाते हैं अडानी का नाम सुन के सर? और ये जो पकड़ा गया, तो जिसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, इसका भारत की सरकार ने अपोज किया, करना भी चाहिए। एनआईए ने किया, संजय सिंह ने नहीं किया, एनआईए ने, करना चाहिए, किया इन्होंने। और जब विरोध किया तो एएसजी महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है जो आतंकवाद में लगती है। यह है सर, ये सारा पेपर मैं आपको दे रहा हूं। इस देश के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हजारों करोड़ का ड्रग्स आएगा और इसी देश में आतंकवाद फैलाया जाएगा, अडानी के पोर्ट पर पकड़ा जाएगा। अडानी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति है। यह सवाल देश पूछना चाहता है, आप क्या करा रहे हैं देश के अंदर? इन ड्रग्स वाले मामले में जो पकड़े गए हैं, इस पर क्या कार्रवाई हुई, यह जानना चाहता है देश। समाप्त हुआ माननीय सदस्य। मान्यवर, अभी बहुत समय है सर, 35 मिनट समय है। 35 मान्यवर, 35 मिनट समय। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करता कौन है? हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हर मामले में आप राजनीति करते हैं, हमेशा विपक्ष को ब्लेम करते हैं, विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, विपक्ष को गद्दार कहते हैं। आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक देश आपके समर्थन में नहीं आता, एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं होता, लेकिन जब आपको जरूरत होती है आप कहते हैं विपक्ष के लोगों पूरी दुनिया में जाओ और भारत के पक्ष में बोल के आओ। गए विपक्ष के लोग, हमारी भी पार्टी के 2 सांसद गए और हम सरकार का पक्ष दुनिया में रख कर आए। जब भी देश पे संकट होगा हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन लोगों को बांटने का काम, अपमानित करने का काम और रोज रोज इस तरीके से गद्दार कहने का काम बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मानो धन्यवाद। श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी। श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी। Yes, sir. Thank you, Vice Chairman, sir, for giving me this opportunity to act. इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। न्यू आने वाले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।